हेलो फ्रेंड्स, आज हम खान सर का नोट शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें पहला चैप्टर दिया है जंतु विज्ञान में सेल। तो सेल को चैप्टर का शुरू करते हैं जैसे कि दिया है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दिया है सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी, ठीक। अगला है जूलॉजी। जूलॉजी के अंतर्गत क्या है? जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। अब अगला दिया है बॉटनी। बॉटनी बॉटनी क्या है? इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी का जन्म थियोफेस्टस को कहा जाता है। थियोफेस्टस को कहा जाता है। आगे दिया है कोशिका। अब कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहा जाता है। प्रत्येक प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। नेफ्रोसिस कहते हैं। अगला, रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में लिखा गया है। अब अगला, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहॉल्क ने किया था। इसके फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अगला दिया है स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत किया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर का सबसे छोटी इकाई है। अगला दिया है, अगला क्या दिया है? सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर अगला दिया है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। स्नायु कोशिका। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु। अंडाणु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवियम। अगला दिया है मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी क्या होती है? शुक्राणु, स्पर्म बोलते हैं। अब अगला नोट्स में दिया है, नोट्स में दिया है तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अगला दिया है सेकेंड पॉइंट में, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यकृत में होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर सकती है। कोशिका के अंग जीवद्रव्य, इसकी खोज पुरीकेंज ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती हैं। इसका इसका 80% भाग क्या होता है? जल का बना होता है। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका को सूंघने से बचाता है, सूखने से बचाता है। अब कोशिका भित्ति, यह सेलुलोज का बना होता है और यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है जिनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण करता है। यह अर्धपारगम्य होता है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर पाया जाता है। ये देखिए उसी का चित्र दिया है। अब अगला आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है। यह क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला देखेंगे
माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। अतः प्रद्रव्य जालिका यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला दिया है चिकनी, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। दूसरा खुरदुरी, इस पर राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या होता है? यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है, सबसे छोटा अंग होता है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। इसमें दिया है 70S राइबोसोम, यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये देखिए चित्र दिया उसका राइबोसोम का। 80S राइबोसोम, यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यस का मतलब क्या होगा? सेंडिमेशन कोफिशिएंट। अब अगला दिया है ग्लोबी बॉडी, ग्लोबी एप्यूरिटिड। इसकी खोज कैमिलो गल्जी ने किया था। यह पदार्थ का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है। जिसमें अगला नेक्स्ट में दिया है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तारकाय, यह कोशिका विभाजन करता है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज कौन किया था? बोबोरी ने किया था। देखिए इस चित्र दिया है। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई भी अंग यदि काम नहीं करता है तो यह अंग को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है, जिसमें पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, अतः इसे आत्महत्या का थैली कहा जाता है। इसी खोज डी वुडे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए ये मेन क्वेश्चन है। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब तथा आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन को क्या बोलते हैं? प्लीहा में पाया जाता है, जिस कारण स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। ये देखिए लाइसोसोम का फिगर दिया है। अब अगला है केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कितना परसेंट पाया जाता है? 80% प्रोटीन पाया जाता है केंद्रक में। नेक्स्ट इसमें देखिए फिगर दिया उसी का। अब आएंगे रसधानी। यह जल को संचित करते हैं। यह जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादपों में बहुत बड़ा होता है। अब अगला दिया है लवक। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिका होता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का, जिसमें लवक का भाग होता है। पहला हरित लवक, इसका हरित लवक, और दूसरा दिया है अवड़ित लवक, तीसरा दिया है वड़ित लवक। हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे। यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। अवर्णित लवक में यह भोजन का संग्रह करता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णित लवक यह रंग प्रदान करता है। जैसे टमाटर और मिर्च को रंग कौन प्रदान करता है? लाइकोपेज। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। चुकंदर का रंग कैसा होता है? विटामिन के कारण होता है। फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। अब नेक्स्ट यहाँ से देखिए इसका फिगर दिया है जंतु सेल और प्लांट सेल का। कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। कोशिका एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के 2 भाग होते हैं, एक पादप, एक जंतु। देखिए इसका फिगर दिया है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट का फिगर दिया है। प्रोकैरियोटिक, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इसे
प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम 70S पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकार्योटिक, यह पूरी तरह विकास होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इसका वैक्यूमुलस रसधानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल, हरित लौह जिसे बोलते हैं। जंतु जंतु कोशिका गोल होती है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। ये देखिए प्रोकैरियोट यूकैरियोट का कुछ फिगर दिया है। अब इसमें दिया होगा, देखिए एक क्वेश्चन दिया है, आप देख लीजिए। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिकाओं को क्या नहीं पाया जाता है? क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसका सी राइट आंसर होगा। अब अगला दिया है गुणसूत्र। मानव में यह 23 जोड़ी पाया जाता है। 23 जोड़ी पाया जाता है। टोटल कितना होगा? टोटल 46 होगा। 23 तो ना 46 होता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने किया था। इसके ऊपरी भाग में स्टेलर सैटेलाइट कहते हैं। इसके मध्य भाग में ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं। इनके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे अरण कहते हैं। ये देखिए कुछ क्रोमोसोम्स के फिगर दिया है। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं। अतः जीन ही आनुवंशिक के आधार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीन होता है हमारे शरीर का। जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जीन की खोज कौन किया था? जोहानसेन ने किया था। कौन किया था? जोहानसेन ने किया था। नेक्स्ट, ये देखिए फिगर दिया है। मेल का 46 जोड़ी, इस फीमेल का भी 46 होता है। जिसमें से मेल में XY होता है, XY क्रोमोसोम, और फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। ठीक। अब कुछ जीवों में कौन सा होता है? देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु एक, मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 6 होते हैं। घरेलू मक्खी में 12 होते हैं। मटर में 14 होते हैं। प्याज में 16 होते हैं। नींबू में कितना होते हैं? 18, 36, छोटा बड़ा में दिया है। मक्का का 20, टमाटर का 24 और मेढक में 26 पाए जाते हैं। बिल्ली में 38 होता है। चूहा में 40 होता है। खरगोश में 44 होता है। मानव में कितना होता है? 46। आलू में 48 और चिंपैंजी में 48। ठीक। और तंबाकू में कितना होता है? 48। घोड़ा में 64 और कुत्ता में 78। कबूतर का इम्पोर्टेंट है, इसमें 80 पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट में 1600 से अधिक पाया जाता है। 1600 से अधिक होता है। 1600। केंद्रक अम्ल, यह 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। यह कोशिका के अंदर केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए का जिसमें 2 भाग दिया है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और फास्फोरस। कौन सा? फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड। पहला इसमें इसका भाग शुगर है, नाइट्रोजन बेस है, राइबोसोम शुगर का भाग है, डैक्सोराइबोज, और नाइट्रोजन बेस का कौन सा भाग है? प्यूरिन, पिरिडमिन। और प्यूरिन के कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिडमिन के कौन कौन होते हैं? साइटोकाइनिन और थायमिन। ये देखिए डीएनए का संरचना दिया है कुछ ऐसा। डीएनए का पहला अवकलन कार्ल श्वाब ने किया था। डीएनए का पहला अवकलन कौन किया था? कार्ल श्वाब ने किया था। अब एडेनिन तथा थायमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। और जेनिन तथा काइटोकाइन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देखिए ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। आनुवंशिक गुण का भाग डीएनए होता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटाइडेशन कहते हैं।
प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। डीएनए में नाइट्रोजन बेस थायमिन होता है। भारत में फिंगरप्रिंट भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिंटिंग हैदराबाद में स्थित है। इसका उपयोग आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में व्यक्ति के जैविक अंश जैसे रक्त, बाल, नाखून, कोशिका स्रोत के द्वारा उसमें डीएनए की पहचान की जाती है। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी संरचना सिंगल स्ट्रैंड होती है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस एडेनिन, गाइनिन, साइटोसाइन होती हैं, किंतु थायमिन के स्थान क्या होता है? यूरेसिल होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक होता है। यह तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का। आरएनए का भाग कौन सा है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। आरएनए का संरचना दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है मैसेंजर आरएनए एमिनो एसिड आवश्यक की पहचान करता है तथा इन्हें एक क्रम में सजाता है। प्रोटीन संश्लेषण में 4 इवेंट में एक एमआरएनए का निर्माण होता है। ट्रांसफर आरएनए, यह एमिनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाता है। राइबोसोम आरएनए, यह प्रोटीन निर्माण करता है। प्रोटीन निर्माण 10 + 10 20 किया है। एमिनो एसिड बराबर एक प्रोटीन होता है। डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शंस कहलाता है। आरएनए में पुनः डीएनए बना लेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसलेशन कहलाती है। डीएनए से डीएनए बना लेना रेप्लिकेशन कहलाता है। देखिए कुछ फिगर दिया है इसमें। डीएनए, आरएनए फिर प्रोटीन में बदल गया है। कोशिका विभाजन, यह कोशिका का टूटकर 2 या अधिक कोशिका का निर्माण कर देता है। कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन है उसे क्या बोलते हैं? मदर सेल बोलते हैं। तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका क्या होती है? डॉटर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम कहलाता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट कहलाता है। सेल प्लेट द्वारा होता है। अब देखिए कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला दिया है असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। अब पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। इसमें कोशिका 2 भागों में टूटती है। इसमें कितने भागों में? 2 भाग में टूटती है। यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्मजीव तथा प्रोकैरियोटिक में होता है। इसमें सबसे आसान विभाजन होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होता है। इसके आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। देखिए सब फिगर दिया है इसमें। इसमें दिया है पहला तो हो गया। अब दूसरा देखेंगे समसूत्री विभाजन। कौन सा? समसूत्री विभाजन। यह विभाजन कायिक कोशिका 99% इसमें होती है। सोमेट्री सेल में जनन कोशिका, स्पर्म और ओवियम, वो शुक्राणु और अंडाणु 1% को छोड़कर पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। इसमें एक मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? इसमें पहला दिया है इंटरफेज। यह सबसे बड़ी अवस्था है। इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग होता है। आराम से पढ़ो। प्रोफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण होता है तथा केंद्र का विभाजन होता है। मेटाफेज, इसमें स्प्लेंडर फाइबर का पूर्ण हो जाता है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होता है। एनाफेज, यह सबसे छोटी अवस्था होती है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चलते रहते हैं। अब अगला दिया है टेलीफेज। यह सबसे अंतिम अवस्था होती है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा गायब हो जाता है। कोशिका में होने वाली निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन होता है।
नेक्स्ट, छिपकली तथा चूहा का पुंज समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल जाता है। कोशिका में होने वाली निरंतर टूट फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। दूसरा रिमार्क में दिया है, छिपकली तथा चूहा पुंज समसूत्री विभाजन दोबारा निकल जाता है। और सूत्र विभाजन में कौन कौन सा होगा? यह विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एक मृत कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बट जाता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। और नेक्स्ट ये है, इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसका प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। इसका प्रोफेज अवस्था सबसे बड़ा होता है। इसमें देखिए मेल और फीमेल का कुछ दर्शाया गया फिगर। कलर ब्लाइंडनेस में एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। कलर ब्लाइंडनेस से कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है? एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। सिंड्रोम क्रोमोसोम में होने वाली अनियमित को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर जाते हैं। टर्न सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। यह केवल स्त्रियों में पाया जाता है। इसमें स्त्री का शरीर अविकसित होता है, उसमें बांझपन देखा जाता है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें क्या होता है? पुरुष नपुंसकता हो जाता है। अब दिया है डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47 हो जाता है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है, जीभ और मोटा हो जाता है, मनुष्य मंदबुद्धि का हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मंगोलाइड कहते हैं। अब दिया है पटाऊ सिंड्रोम में कौन होता है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है। यह मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है और उसके ऊपर का होंठ कटा होता है। वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। इसमें अगला दिया है स्मरणीय तथ्य। उत्क्रमण अनुलेख की क्रिया डीएनए और आरएनए निर्माण होता है। डीएनए गुणसूत्र सही विधि अपरिमित होता है। डीएनए श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध से बंधी होती हैं। प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट कोशिकाओं का मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति है। अब दिया है वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन दिया? हरगोविंद खुराना ने दिया। राइबोसोम प्रोटीन तथा टीआरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम कलावाहिनी कोशिका है। कौन सा है? कलावाहिनी कोशिकांग है। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका राइबोसोम कोशिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से डीएनए संश्लेषण के काम में आता है। केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मीसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोट कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। कोशिका भित्ति पौधे में उपस्थित होती है, जबकि जंतुओं में अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने या जाने देती है। वायरस की कोशिका में कई एंजाइम नहीं होते हैं। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि इसमें श्वसन क्रिया के दौरान भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। गल्जिकाए का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि के पैकेजिंग करना है। गल्जिकाए को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हरित लवक को क्या बोलते हैं? हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन निर्माण होता है। जीवाणु, बैक्टीरिया तथा हरित शैवाल को कोशिका
प्रोकैरियोट कोशिका होती हैं। नेक्स्ट दिया है स्मृति बिंदु में और सूत्र विभाजन के प्रोफेज 1 की पैकेटिंग अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर आए समझा सूत्री को क्रोमैटिन एक दूसरे को या एक से ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान जीनों में पूर्ण संयोजन होता है और संतान में नए गुण उत्पन्न होते हैं। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिका के समान रहती है और सूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका से आधी रह जाती है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर होता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। अगला आरएनए में थायमिन टी के स्थान पर यू पैरिमिडीन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए एजिनिन जीन जिम्मेदार होता है। कुछ जीवाणुओं जैसे राइजोबियम के अंदर निफ जीन होता है जिसकी सहायता से ये जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। वर्तिलवक पौधे के रंगीन भाग में पाए जाते हैं जैसे बीज, फल, भित्ति एवं पुष्प। हरित लवक में पर्णहरित के साथ ज़ैथोफिल तथा कैरोटीन नामक वर्ण भी पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम नामक धातु की उपस्थिति होती है। कोशिका निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं डीएनए अणु में मौजूद होती है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली संयुक्त संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक व झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अगला यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में कोशिका में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं और ये किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका में ही नहीं बल्कि दो अंगक हरितलवक पौधों और सूत्र कणिका में तथा खुरदरी अंतःद्रवी जालिका में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका ड्यूरोनिमोनिया समजीव पीपीएलओ नील हरितलवक शैवाल माइकोप्लाज्मा और जीवाणु में मिलते हैं। शेष अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।